नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के हित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। रेजर पे एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। 6 दशक पुराना महाराष्ट्र कर्नाटक अंतर्राज्यीय सीमा विवाद एक बार फिर से उग्र हो गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए कार्य समूह का गठन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 2 के टॉपिक सहकारी समिति से संबंधित है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। ये विधेयक बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। ये संशोधन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 97वें संविधान संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9B को जोड़ा था। इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना और बेहतर वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। अब ये जो संशोधित विधेयक है उसके प्रावधानों के तहत बहुराज्य सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवेदन की अवधि को 4 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। वहीं निदेशक बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। इनमें कम से कम 1 निदेशक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का और 2 निदेशक महिलाएं होनी चाहिए। वहीं चुनाव संबंधी संशोधन भी किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में चुनाव संबंधी सुधार के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे और सदस्यों की शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार 1 या 1 से ज्यादा सहकारी लोकपाल नियुक्त करेगी। साथ ही रुग्ण सहकारिताओं के लिए MSCS यानी बहुराज्य सहकारी समिति के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना की जाएगी। तो सहकारी समिति के अधिकारियों या सदस्यों द्वारा संबंधित उपबंधों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड में वृद्धि की गई है। सभी बहुराज्य सहकारी समितियों को सहकारी सूचना अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक का वार्षिक टर्नओवर करने वाली या जमा राशि वाली बहुराज्य सहकारी समिति का समवर्ती ऑडिट किया जाएगा। बहुराज्य सहकारी समितियां ऐसी सहकारी समितियां होती हैं जिनकी गतिविधियां केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं होती। ये 1 से ज्यादा राज्यों में व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करती हैं। आपको बता दें कि भारत में 1500 से ज्यादा बहुराज्य सहकारी समितियां हैं। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। ये विधेयक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए पेश किया गया है। इस विधेयक के उद्देश्य हैं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना, वन्यजीवों के अवैध व्यापार के लिए सजा में वृद्धि करना, कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना, वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करना। संशोधित विधेयक के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर अब 4 कर दी गई है। विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए 2 अनुसूचियां, वनस्पतियों के लिए 1 अनुसूची, साइट्स के लिए सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए 1 नई अनुसूची। इसके अलावा पीड़क जंतुओं यानी वर्मिन से संबंधित अनुसूची को हटा दिया गया है। पीड़क जंतु ऐसे जानवर होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, पशुओं या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि साइट्स के अंतर्गत कई बाध्यताएं भी हैं, जैसे कि केंद्र सरकार प्रबंधन प्राधिकरण और वैज्ञानिक प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी। प्रबंधन प्राधिकरण वनस्पतियों एवं वन्यजीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निर्यात या आयात संबंधी परमिट प्रदान करेगा और वैज्ञानिक प्राधिकरण व्यापार की जा रही वन्यजीव या वनस्पति प्रजाति के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित सभी पहलुओं पर सलाह देगा। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की बात करें तो केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, अपने पास रखने या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही अभयारण्यों के नियंत्रण के लिए भी इस विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। एक राज्य में स्थित सभी अभयारण्यों के नियंत्रण, प्रबंधन और संरक्षण का कार्य
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सौंपा गया है। राज्य या केंद्र सरकारें वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती हैं। वहीं बंदी जानवरों को सौंपने की बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बंदी जानवर या जानवर उत्पादों को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को स्वेच्छा से सौंप सकता है। इसमें जो प्रस्तावित अनुसूचियां हैं उसमें अनुसूची 1 उन वन्यजीव प्रजातियों के लिए है जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। दूसरी अनुसूची उन वन्यजीव प्रजातियों के लिए है जिन्हें अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्राप्त है। अनुसूची 3 संरक्षित वनस्पति प्रजातियों के लिए है और अनुसूची 4 साइट्स के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इनकी प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न न हो। ये वर्ष 1975 में लागू हुआ था। वर्तमान में भारत सहित 184 देश इसके पक्षकार हैं। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के हित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को शामिल किया जाता है। वहीं ग्लोबल नॉर्थ पदावली को अमेरिका, कनाडा, रूस, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए उपयोग किया जाता है। भारत अमेरिका और यूरोप के साथ गहरी साझेदारी का निर्माण करके उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु बनाने की इच्छा रखता है। ग्लोबल साउथ देशों के बीच समानताओं की बात करें तो इनमें आर्थिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से कई समानताएं हैं। ग्लोबल साउथ के देशों को आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये देश संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि के मामले में बहुत हद तक समानताएं रखते हैं। वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये देश उपनिवेश रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इन देशों की भागीदारी न के बराबर है। साथ ही ये देश जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं से तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल साउथ के हितों को उठाने में भारत के समक्ष भी कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनका कोई एक साझा एजेंडा नहीं है। अगर इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं तो इससे ब्रिक्स जैसे नए मंचों का महत्व कम होने का खतरा पैदा हो सकता है, जो कि बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा चीन, अमेरिका और अन्य देशों के साथ शक्तियों की प्रतिस्पर्धा बड़ी चुनौती है, जिससे वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ समझौता करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए कई पहलें की हैं। भारत जलवायु कार्रवाई, जलवायु न्याय और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाता रहा है। इसके लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों की शुरुआत की है। स्वास्थ्य की दिशा में देखें तो वैक्सीन मैत्री पहल के तहत विश्व के 96 देशों को 16 करोड़ कोविड-19 टीकों का वितरण किया गया था। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में टीकों पर बौद्धिक संपदा अधिकार के अस्थायी निलंबन की मांग भी उठाई थी। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। रेजर पे एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। रेजर पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई पर कार्ड से लेन देन को स्वीकार करने की शुरुआत की घोषणा की है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड को भीम यूपीआई ऐप के साथ जोड़ने की घोषणा की थी। भीम एक पेमेंट ऐप है जो यूपीआई के माध्यम से सरल, आसान और त्वरित लेनदेन को सुलभ बनाता है। इस नई पहल से भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और भारत में क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में केवल 6% भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। एक अन्य पहल के तहत आरबीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फीचर शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत ग्राहक विशेष उद्देश्यों के लिए अपने बैंक खाते में धनराशि को ब्लॉक कर सकते हैं। उस ब्लॉक की गई धनराशि को मर्चेंट मैंडेट के अनुसार निकाल सकते हैं। सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भुगतान करने में अधिक आसानी होगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। आरबीआई ने सभी भुगतानों और भुगतान संग्रहण को शामिल करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम के विस्तार की भी घोषणा की है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम कई विशेषताओं के साथ सभी नियमित बिलों के भुगतान के लिए विशेष वन स्टॉप इकोसिस्टम है। यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसे वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लॉन्च किया था। ये कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़कर भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल है। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।
NPCI इंटरऑपरेबल है। ये सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करता है। साथ ही ये डिजिटल और भौतिक पहुंच को आसान बनाता है। ये मानक प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। इसके अलावा ये एकल एवं विश्वसनीय ब्रांड कनेक्ट करता है। शिकायत प्रबंधन के लिए इसमें प्रावधान है। ये एकल बिंदु पहुंच के माध्यम से ग्राहकों के लिए लाभकारी है। इसके अलावा ये लागत प्रभावी है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे पर आधारित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए कार्य समूह का गठन किया। ये कार्य समूह देश भर में कॉमर्स, मानविकी और विज्ञान विषयों में क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। यूजीसी ने भारतीय भाषाओं में स्नातक पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया। इस बैठक में इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 6 से 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा से वंचित और समृद्ध लोगों के बीच उच्चतर शिक्षा तक पहुंच का अंतर कम हो सकेगा। साथ ही छात्रों की समझ को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण के साथ स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम से संबंधित और भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तक और विद्वतापूर्ण साहित्य अनुपलब्ध है। इसके अलावा तकनीकी शब्दों का क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दशः अनुवाद चुनौतीपूर्ण है। क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए क्षेत्रीय भाषा माध्यम की फैकल्टी अनुपलब्ध है और इससे भारत में भाषाई विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इन सभी चुनौतियों के बावजूद क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर बल दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 12 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तकें जारी की हैं। मध्य प्रदेश में MBBS प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तकों का पहला सेट हिंदी में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी किताबों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। और अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा, इसके तहत अंतर्राज्यीय विवाद से संबंधित है। 6 दशक पुराना महाराष्ट्र कर्नाटक अंतर्राज्यीय सीमा विवाद एक बार फिर से उग्र हो गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की शुरुआत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हुई थी। वर्ष 1960 में अपने गठन के बाद से ही महाराष्ट्र कर्नाटक के 5 जिलों के 865 गांवों को अपने राज्य में मिलाने की मांग कर रहा है। इन गांवों में मराठी भाषी बहुसंख्यक लोग निवास करते हैं और ये 5 जिले हैं: बेलगावी, कारवार, विजयपुरा, कालाबुर्गी और बीदर। वर्ष 1967 में केंद्र सरकार ने महाजन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने बेलगावी, जिसका पुराना नाम बेलगाम था, इस पर महाराष्ट्र के दावे को खारिज कर दिया था। महाजन आयोग ने कुछ गांवों को महाराष्ट्र में जबकि अन्य गांवों को कर्नाटक में मिलाने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था और साथ ही उसने वर्ष 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को न्यायालय में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। कर्नाटक ने संविधान के अनुच्छेद 3 को वरीयता देने की मांग की है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद के पास है। बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। आपको बता दें कि सीमाओं के निर्धारण की वजह से लगभग 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है और ऐसे विवादों के उदाहरण हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश विवाद आदि। इसमें केंद्र सरकार का पक्ष ये है कि इस तरह के विवादों को संबंधित राज्यों के सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है। केंद्र सरकार केवल एक सुविधा प्रदाता के रूप में विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सर्कुलर ट्रेडिंग, माल और सेवा कर परिषद की अगली बैठक में सर्कुलर ट्रेडिंग पर चर्चा की जाएगी। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब है व्यापारियों के द्वारा किसी भी वास्तविक सामान या सेवा का लाभ उठाए बिना इनवॉइस जारी करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना। इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत आउटपुट यानी बिक्री पर कर का भुगतान करते समय इनपुट यानी खरीद पर पहले से ही भुगतान किए गए कर को घटाया जा सकता है। साथ ही शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत सर्कुलर ट्रेडिंग करना और इनवॉइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना एक तरह का दंडनीय अपराध है।
एक जिला एक उत्पाद। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सूचना दी है कि ओडीओपी पहल का परिचालनात्मक रूप से निर्यात हब के रूप में जिले पहल के साथ विलय कर दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसमें जिले को एक विनिर्माण और निर्यात केंद्र में बदलने के लिए एक इकाई के रूप में उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान की जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है और इस सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से अधिक के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली के लिए योजना बनाई गई है। ये योजना विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की है। इसमें अतिरिक्त पारेषण प्रणाली और बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें गुजरात और तमिलनाडु से अपतटीय पवन ऊर्जा से 10 गीगावाट विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली को शामिल किया गया है। पारेषण प्रणाली देश में प्रमुख गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन केंद्रों को जोड़ेगी। इन केंद्रों में फतेहगढ़, भादला, बीकानेर और गुजरात का खावड़ा शामिल है। यह योजना अक्षय ऊर्जा विकासकर्ताओं को संभावित उत्पादन स्थलों और निवेश के अवसरों से जुड़ी संभावनाओं के बारे में एक दृष्टि प्रदान करती है। अगला टॉपिक है निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट। RODTEP यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। रोडटेप योजना का विस्तार रसायन, फार्मा, लौह और इस्पात क्षेत्र तक कर दिया गया है। RODTEP योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को संबद्ध शुल्क या फिर करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इसमें परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर मूल्य वर्धित कर, मंडी कर और विनिर्माण कार्य के दौरान इस्तेमाल होने वाले बिजली पर शुल्क शामिल है। RODTEP योजना ने भारत से पण्य निर्यात योजना का स्थान लिया है। MIS योजना ने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्यात सब्सिडी देकर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। वित्तीय आसूचना एकक भारत FIUIND ने धन शोधन, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि के संदेह के आधार पर पिछले 8 महीनों में 3,300 से ज्यादा क्रिप्टो खातों की निगरानी की। FIUIND को वर्ष 2004 में केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। ये संदिग्ध वित्तीय लेन देनों से संबंधित जानकारी की प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स से प्राप्ति, प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। ये एजेंसी वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करती है। ये एक स्वतंत्र निकाय है। FIUIND एगमॉन्ट ग्रुप का सदस्य है। ये ग्रुप 166 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स की एक संयुक्त संस्था है। एगमॉन्ट ग्रुप धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण आदि से निपटने के लिए FIUs को सुरक्षित रूप से विशेषज्ञता और वित्तीय खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। शौचालय 2.0 अभियान। शौचालय 2.0 अभियान ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर एकजुट करने के साथ गति प्राप्त की है। इस अभियान के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मान्यता प्रदान करेगा। शौचालय 2.0 अभियान को विश्व शौचालय दिवस पर शुरू किया गया था। इसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी पहल के रूप में आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य देश के शहरी इलाकों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का कायाकल्प करना है। इसके लिए नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करके सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। शौचालय 2.0 अभियान के 5 विषयगत क्षेत्र हैं। सबसे पहला है शौचालय के लिए लोग, दूसरा है शौचालय के लिए भागीदार, तीसरा है शौचालय डिजाइन, चौथा है अपने शौचालय का मूल्यांकन करें और 5वां क्षेत्र है मेरे विचार हमारे शौचालय। अगला टॉपिक है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी AWBI। AWBI ने आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों से संबंधित परामर्श जारी किया है। बोर्ड के मुताबिक हाल के दिनों में कुत्तों एवं कुत्तों को खिलाने और देखभाल करने वालों के खिलाफ अत्याचार तथा कुत्तों को लेकर शहरी नागरिकों के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। AWBI का मुख्यालय चेन्नई में है। इसे वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
1960 के तहत स्थापित किया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पशुओं को अनावश्यक नुकसान या पीड़ा पहुंचाने से रोकना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। अगली खबर काफी दिलचस्प है। सबसे पुराना ज्ञात डीएनए प्राप्त हुआ। ग्रीनलैंड के उत्तरी छोर की परमाफ्रॉस्ट संरचना में वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने ज्ञात डीएनए की खोज की है। ये खोज एक असाधारण प्राचीन पारितंत्र पर एक असामान्य जानकारी प्रदान करेगी। ये डीएनए कम से कम 2 मिलियन वर्ष पुराना है। ये साइबेरिया में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन मैमथ के डीएनए से भी लगभग 2 गुना पुराना है। ये इस बात का खुलासा करता है कि उच्च आर्कटिक क्षेत्र बहुत गर्म और हरित स्थान था। ये वर्तमान में पृथ्वी के कई हरित स्थानों की तुलना में बहुत ज्यादा हरा भरा था। जीवाश्म विज्ञानियों को चरम उत्तरी अक्षांशों में भालू, बीवर और ऊंट जैसे जीवों के हरे भरे वन अधिवासों के प्रमाण मिले हैं। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी स्पिन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पिन लॉन्च करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्पिन अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमशीलता तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच होगा। इसने अपना पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत चयनित स्टार्टअप्स और नवोन्मेषक सोशल अल्फा और इसरो के बुनियादी ढांचे और संसाधनों को दोनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ये मुख्य रूप से 3 अलग अलग नवाचार श्रेणियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे पहला है भूस्थानिक प्रौद्योगिकियां और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग। दूसरी श्रेणी है अंतरिक्ष एवं गतिशीलता के लिए सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकियां और तीसरी श्रेणी है एरोस्पेस सामग्री, सेंसर्स और एवियोनिक्स। अगला टॉपिक है गामा रे बर्स्ट। खगोलविदों ने एक किलोनोवा उत्सर्जन के साथ संयुग्मित लॉन्ग जीआरबी उत्सर्जित करने वाले बाइनरी मर्जर की घटना को दर्ज किया है। ये अपनी तरह की पहली खोज है। परंपरागत रूप से किलोनोवा शॉर्ट जीआरबी से जुड़ा होता है। ये तब उत्सर्जित होता है जब 2 सघन पिंड जैसे बाइनरी न्यूट्रॉन तारा या एक न्यूट्रॉन तारा और एक ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। जीआरबी यानी गामा रे बर्स्ट ऊर्जावान ब्रह्मांडीय विस्फोटों से उत्पन्न चमक युक्त उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण है। गामा रे बर्स्ट को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है लॉन्ग जीआरबीज। लॉन्ग जीआरबीज विखंडित हो रहे विशाल तारों के केंद्रों में ब्लैक होल्स के निर्माण से उत्पन्न होते हैं। ये 2 सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए बर्स्ट होते हैं। वहीं शॉर्ट जीआरबीज की बात करें तो ये न्यूट्रॉन तारे जैसे सघन पिंडों के विलय के कारण उत्पन्न होते हैं। इनका समय 2 सेकंड से भी कम होता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।